नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और आपका लेसन ध्वनि का जो पहला पार्ट है अपने वो कर चुके हैं। आगे का पार्ट अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो क्या दिया है कि जो ध्वनि है वो कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपित वस्तुओं द्वारा। कि इसका मतलब है कि ध्वनि है वो कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे दो कण ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पर, इधर वाला भी कर रहा है तो इसके पास कण है, इसके पास कण है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ये इससे टच करता है, फिर ये वाइब्रेट करता है, आगे टच करता है, ये वाइब्रेट करता है। इसी प्रकार देखो इसमें दिखाया गया ना, यहाँ पे पास पास आ रहे हैं, फिर वो वाइब्रेट करते दूर दूर जा रहे हैं। तो जो ध्वनि है वो कैसे होती है? कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कि कण हैं वो एक दूसरे से वाइब्रेट करते टकराते हैं, आगे से आगे, आगे से आगे टकराते रहते हैं। तो ध्वनि एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसका क्या हो जाता है? संचार हो जाता है। इसी प्रकार जो ऐसे कि ये कंपन होता है जैसे कणों में ऐसे ऐसे, इसी के अनुदिश चलने वाली जो तरंग होती है उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। कि कंपित वस्तुओं के समानांतर चलने वाली तरंग क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंग। और कंपित वस्तुओं के विपरीत चलने वाली, ये तो जैसे इसी के अनुसार चलने वाली तरंग तो क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ। और जो इनके लंबवत चलती है, ऐसे चलने वाली जो तरंग होती है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इनके विपरीत चलने वाली तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। इसको समझने के लिए अपने देखो कि रेलगाड़ी चले जाने के बाद उसकी पटरी पर अपने कान लगाकर सुनते हैं तो अपने को क्या उत्पन्न उसकी जो पटरी है उसमें क्या उत्पन्न होते हैं, क्या सुनाई देते हैं? उसमें अपने को वो कंपन ही सुनाई देता है कि ट्रेन अभी गई है जहाँ आगे जा रही है। तो उस पटरी पर क्या होता है? कंपन होता है। जो इससे अपने समझ सकते हैं कि जो ध्वनि है वो कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है? तो देखो वह भाग जो कुछ निकलते समय चलता प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं? वाक यंत्र कहते हैं। जो गले में होता है अपने उसे क्या कहते हैं? वाक यंत्र कहते हैं, जिससे अपने भोजन निगलते हैं। तो यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है और वाक यंत्र के आर पार दो वाक तंतु तानित होते हैं। कितने वाक तंतु? दो। तो देखो एरिपोकोलोटिड्स फोल्ड और ये सारे इसके जो भागों के नाम हैं, जो अपने वाक तंत्र की आपको दिखा रखी है, ये श्वास नली है, ये सारा जो पार्ट है ये अपने गले के अंदर का पार्ट है, वाक यंत्र है। और वाक यंत्र के आर पार दो वाक तंतु होते हैं। कितने वाक तंतु होते हैं? दो वाक तंतु होते हैं। तो जब फेफड़े वायु को बाहर निकालते हैं तो जब फेफड़े वायु को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं तो उससे क्या होती है? वाक तंतु कंपित हो जाते हैं और जिससे क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो ये अपना देखो कई बार अपनी आवाज़ कैसे निकलती है, कई बार अपनी आवाज़ कैसे निकलती है, ज़्यादा टाइम तक बोलते रहते हैं तो अपनी आवाज़ क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है ना। ये सब कैसे होता है कि वाक तंतु तने हुए हैं या ढीले हैं, तो इस पर ही निर्भर करता है कि अपनी आवाज़ उस टाइम कैसी है। जो ध्वनि है वो गमन करती है। ध्वनि क्या करती है? गमन करती है। और ध्वनि का संचरण के लिए या ध्वनि के गमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप देखोगे कि एक हवा भरे जार में आप क्या करो? विद्युत घंटी रखो और फिर क्या करो? विद्युत घंटी की ध्वनि उत्पन्न करो। हवा भरी हुई जार में विद्युत घंटी रख दो और फिर क्या करो? उसमें ध्वनि उत्पन्न करो। अब निर्वात पंप की सहायता से इस जार की हवा को निकाल लो। तो जब इस जार से हवा निकलती है तो अपने को जो आवाज़ है वो क्या है? सुनाई देनी बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर कौन सा माध्यम हो गया? कोई माध्यम नहीं हो गया, क्या निर्वात बन गया, तो इसलिए वहाँ पर ध्वनि अपने को सुनाई नहीं देगी। तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना, किसी भी माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। और ये ठोस, द्रव, गैस सभी में ध्वनि अपने को सुनाई पड़ती है। इसमें संचरण के लिए कोई भी माध्यम हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, लेकिन इसके लिए माध्यम का होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो ध्वनि गमन करती है तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपने को देख लिया कि आवाज़ क्या होगी? कम होनी शुरू होगी। जब पूरी हवा निकल जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ध्वनि अपने को बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बगैर माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं होता।
ध्वनि कंपित करती है और ध्वनि गमन भी करती है और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता भी होती है। तो ध्वनि ठोस, द्रव, गैस सभी में कंपन करती है। तो ठोस में कंपन कैसे करती है उसके लिए बताया गया है कि आप कोई भी टेबल लो और उसमें दूसरी एक साइड किसी अपने दोस्त को कहो, वहाँ पर वो बैठे, और दूसरी साइड क्या करो, आप कान लगा लो। दूसरी साइड आप क्या करो, कान लगा लो उस टेबल के। तो उस अपने दोस्त को कहो कि वह उस टेबल के दूसरे सिरे पर कुछ ना कुछ हरकत करे, उसके ऊपर चाहे कुछ हाथों से उसको बजाए या कुछ और करे, पर कुछ ना कुछ हरकत करे। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आपको उसकी टेबल पर आपको कुछ ना कुछ महसूस होता है कि दूसरे सिरे पर कुछ हरकत हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ध्वनि है वो ठोस में संचरण कर सकती है। देखो, ध्वनि वायु में भी गमन करती है। ध्वनि वायु में तो गमन करती है कि आप किसी को आवाज़ लगा रहे हो और वो आपसे कोई दूरी पर खड़ा है लेकिन फिर भी उसको सुनाई देती है, चाहे वो आपके पास खड़ा है तो उसको भी सुनाई देती है। तो अपने जो माध्यम है, अपने फिर उस टाइम अपने पास कौन सा माध्यम हो गया, हवा होगी। हवा किसके अंतर्गत आता है, वायु के अंतर्गत ही आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ध्वनि वायु में भी गमन करती है। इसीलिए अपने ट्रेन की आवाज़, अपने घर पर अपने को ट्रेन की आवाज़ सुनती है, बसों के हॉर्न सुनते हैं, जहाज़ जा रहा होता है वायुमंडल में तो वो भी अपने को सुनाई पड़ता है कि यहाँ से अभी अभी हवाई जहाज जैसे गया है। पंछियों की चिलचिलाहट अपने को सुनती है। तो ये सब किस में संचरण है, वायु में संचरण है। तो ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरण करती है। अब देखो, द्रव में बता रहा है द्रव में गमन कैसे करती है, इसके लिए एक आपको प्रयोग दिया हुआ है। देखो कि घंटी को पानी से भरे बीकर में रखकर बजाएं, आपको ध्वनि सुनाई देगी, जो कि इस बात की पुष्टि करती है कि जो ध्वनि है वो द्रव में भी संचरण करती है। डॉल्फिनों के बीच संचार से भी ये पुष्टि होती है कि ध्वनि द्रव में संचरण करती है। हमने अपने कानों के माध्यम से ध्वनि सुनते हैं। अपनी जो ध्वनि सुनते हैं वो कान से सुनते हैं, कानों के माध्यम से सुनते हैं। कान की जो बाहरी संरचना है अपनी, ये किसके आकार की होती है, कीप के आकार की होती है। किसके आकार की होती है, कीप के आकार की होती है। और अपनी जो ध्वनि है वो एक किसी पट्टिका से या किसी परत से टकराती है। अपने जो कान की बाहरी साइड लगी होती है वो परत होती है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो बाहर की ओर परत लगी होती है उसे मैल्यूअस हैमर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मैल्यूअस हैमर या कर्णपटय कहते हैं। तो जब ध्वनि बाहर से आती है, अपनी इस कर्णपटय से टकराती है, तो ये क्या करने लगता है, ये कंपन करने लगता है, ऐसे 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 ऐसे। ये कंपन करता करता कान के आगे के भाग से इसे टकराता है, फिर वो कंपन करता है। इस प्रकार जो अपनी ध्वनि है वो अपने आगे से आगे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। तो ध्वनि अपने कान के माध्यम से सुनते हैं, तो अपने अंदर के जो भाग हैं वो भी क्या करते हैं, ध्वनि कंपन के द्वारा ही उत्पन्न करते हैं। इसके बाद ध्वनि के अंतर्गत जो है वो है आयाम, आवृत्तकाल, आवर्ती। आयाम, आवृत्तकाल, आवर्ती। आयाम किसे कहते हैं कि ध्वनि उत्पन्न होने के समय होने वाले शोर या कणों के अधिकतम विस्थापन को ध्वनि का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। अधिकतम विस्थापन, जैसे इस सिरे पर क्या है, ये अधिकतम विस्थापन है, तो इसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। कि ध्वनि उत्पन्न होने के समय होने वाले शोर या कणों के अधिकतम विस्थापन को ध्वनि का आयाम कहते हैं। इसके बाद है कि जब कंपन का आयाम अधिक होता है तो उस समय जो ध्वनि है वो उतनी ही अधिक प्रबल होगी, और जब आयाम कम होगा तो उस समय ध्वनि क्या होगी, मंद होगी। ध्वनि उस समय प्रबल नहीं होगी। मतलब जितना अधिक विस्थापन होगा उतनी ही ध्वनि तेज होगी, और जितना कम विस्थापन होगा उतनी ही ध्वनि धीमी होगी। ध्वनि की आवृत्ति कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। वो तो कह रहा था अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो ध्वनि की आवृत्ति प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज में होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, आवृत्ति को दर्शाती है। फिर है प्रबलता या तारतम्य। जो प्रबलता है वो कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है।
और यदि आयाम दुगना होता है तो प्रबलता कितनी गुनी, 4 गुनी होती है, उसके समानुपाती, वर्ग के समानुपाती होती है। क्या लिख रहा है कि ध्वनि कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि आयाम तो 2 होगा तो फिर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, तो प्रबलता कितनी गुनी होगी, 4 गुनी होगी। और प्रबलता का मात्रक क्या है, डेसिबल, और आवर्ती का मात्रक क्या था, हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज और प्रबलता का मात्रक क्या हो गया, डेसिबल। ध्वनि की आवर्ती में ही आपको ये देख लिया आपने। इसके बाद देखो ध्वनि की जो आवृत्ति है वो विभिन्न स्रोतों के बारे में, ध्वनियों की प्रबलता के बारे में बताती है कि अपनी जो सामान्य सांस लेते हैं वो कितने डेसिबल होती है, 10 डेसिबल। उस समय जो आवृत्ति या शोर होता है ध्वनि का वो 10 डेसिबल होता है। शीतल कानाफूसी 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल और औसत यातायात कितना, 80 डेसिबल होता है। औसत यातायात कितना, 80 डेसिबल, सामान्य श्वास 10 और शीतल कानाफूसी 30। ये आपकी विभिन्न आवृत्ति है। इसके बाद तारतम्य क्या है, अपनी और अपने अध्यापक की ध्वनि की आप तुलना करो कि क्या इसमें कोई अंतर है। यदि दोनों ध्वनियाँ प्रबलता के समान हो तो उनमें कुछ भिन्नता होती है। ध्वनि में यह अंतर तीक्ष्णता या तारतम्य के कारण होता है। यदि ध्वनि की आवृत्ति उच्च है तो उसका तारतम्य या तीक्ष्णता उच्च होगी, और यदि कंपन की आवृत्ति निम्न होगी तो तारतम्य या जो तीक्ष्णता है वो क्या होगी, निम्न होगी। जैसे कि ड्रम का कंपन, ये आपको बताया गया है तारतम्य के बारे में कि आप मतलब आप समझ सकते हो कि इस अपने वातावरण में, चाहे अपने रहन सहन में, अपने घर में किसी भी दो जनों की जो आवाज़ है वो समान नहीं हो सकती। तो ये किसके कारण होता है, आवृत्ति की तारतम्य तीक्ष्ण है या निम्न है। श्रव्य, इसके बाद ध्वनियों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार की ध्वनियाँ हैं। कितने प्रकार की ध्वनियाँ हैं, 3 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, जिसमें से जो अपने सुन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनियाँ, जो अपने कानों के द्वारा सुनाई देती है या सुनी जा सकती है। तो वो कौन सी ध्वनियाँ होगी, श्रव्य ध्वनियाँ होगी। और श्रव्य ध्वनि का जो होता है, जो इसका मतलब कितने के बीच की अपने सुन सकते हैं प्रसार है इसका, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियाँ ही हम सुन सकते हैं। तो इन ध्वनियों को क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। और 20 से कम वाली को अपश्रव्य, जो अपने को सुनाई नहीं देती। 20 से जो कम होगी, मतलब 20 हर्ट्ज से जो कम होगी वो अपने को सुनाई नहीं देगी, तो फिर वो तो अपश्रव्य है। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, जो अपने कान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर वो कौन सी होगी, प्राश्रव्य। और अपने सुन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के ये बीच होती है। जो प्राश्रव्य ध्वनियाँ हैं ये तो किसकी होती है, अल्ट्रासाउंड होते हैं उस समय, या चमगादड़ की, तो ये उनकी ध्वनियाँ होती हैं। कुत्ते बहेल, इनकी जो सुनने की क्षमता है ये किसको सुनते हैं, प्राश्रव्य ध्वनियों को सुनते हैं। इसके बाद देखो प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग विभिन्न अंगों के स्कैन के लिए भी किया जाता है। अपश्रव्य होगी जिनको अपने सुनाई नहीं देते। तो संगीत और शोर, वह ध्वनि जो सुनने में अपने को सही ना लगे या अपने कानों को जो कष्टकारी लगे उसे क्या कहते हैं, अपने शोर कहते हैं। उदाहरण के लिए जब एक शीशे या कप को टूटता है तो उस समय अपने को कैसी सी आवाज़ महसूस होती है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, शोर के अंतर्गत आता है। कि वह ध्वनि जो अपने को सुनने में सुखद लगे तो उसे क्या कहेंगे, संगीत कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, संगीत। जो सुनने में मतलब अच्छी लगे वो तो संगीत है, और जो सुनने में ही कर्कश लगे या कष्टकारी लगे तो फिर वो क्या है, शोर है। ध्वनि प्रदूषण व इसकी रोकथाम, कि वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनि की उपस्थिति को क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनि की उपस्थिति को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसके अंतर्गत आती है, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। इन सभी चीज़ों की आवाज़ को कम करके और जितनी ज़रूरत हो उतनी चलाकर, और जो कल कारखानों को बहुत वातावरण जहाँ पर पेड़ पौधे चारों तरफ अधिक लगे हों, शहरों से दूर स्थापित करके ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके बाद इस पाठ के अंतर्गत आपने क्या सीखा कि ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है और यह किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में गमन करती है। क्या सीखा आपने कि ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है और यह किसी भी माध्यम की सभी दिशाओं में गमन करती है। किसी वस्तु के इधर उधर या आगे पीछे गति करने को
कंपन कहते हैं। और मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ से उत्पन्न होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की इधर उधर गति करने को दोलन गति कहते हैं। किसी वस्तु की इधर उधर गति करने को दोलन गति कहते हैं। और प्रति सेकंड होने वाले कंपन को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। और किसी वस्तु की आवृत्ति हर्ट्ज में व्यक्त होती है और उसकी प्रबलता डेसिबल में। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्र उतनी ही क्या होगी, तीव्र होगी। मानव कर्ण के लिए श्रवण ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। और वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनि की उपस्थिति को क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण वाहनों की ध्वनि, पटाखे जानने, विस्फोटक मशीनें, लाउड स्पीकर इत्यादि। इतनी चीज़ें क्या सीखी अपने इस पाठ के अंतर्गत सीखी। आपका जो पाठ था ये साउंड ध्वनि पूरा हुआ। धन्यवाद।